ओके। तो अब जो चैप्टर है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, जिसमें हमने आधे से ज्यादा पढ़ लिया था। पैराडॉक्स थ्रिफ्ट पढ़ना है। ठीक है। अभी पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेस। ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट प्रोसेस। जैसे कि मान लो, अगर मैं कह रहा हूं कि जितने भी चश्मे वाले हैं वो सब इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है। और मान लो किसी को मैंने देखा, वो चश्मा लगाता है और वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है। तो ये पैराडॉक्स हो जाएगा। ठीक है। पैराडॉक्स मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब है, थ्रिफ्ट मतलब होता है कि लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। अब पहले इसके इम्पैक्ट्स देख लेते हैं कि कंजम्पशन कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या है। देखो, अगर मान लो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, मतलब वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं। अब वो कंजम्पशन अगर कम कर रहे हैं तो उससे होगा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम जाएगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम जाएगी तो फर्म के पास डिमांड कम आ रही है, तो फर्म प्रोडक्शन कम करेगा। जब फर्म प्रोडक्शन कम करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा। जब गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ेगा तो गवर्नमेंट जो है रिच से टैक्सेस लेना स्टार्ट कर देगा। जब रिच के टैक्सेस वाली इनकम ज्यादा होने लगेगी तो देन फिर क्या करेगा? रिच भी जो है वो कम गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करेगा। ठीक है। वाया वाया कम रखेगा, सारी चीजें कम करेगा, तो इकोनॉमी जो है वो दिक्कत में आ जाएगी और फिर गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल पॉलिसी का मेजर लेना पड़ेगा और इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। और ये रिसेशन वाला सिचुएशन आ जाएगा। तो एक इंडिविजुअल के डोमेन में तो सेविंग करना अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन एक मैक्रो लेवल पे सेविंग करना बुरा हो जाएगा। मतलब एग्रीगेट ऑफ द लोग सेविंग कर रहे हैं तो देन फिर क्या हो जाएगा? एक अनसर्टेनिटी अराइज हो जाएगी और दिक्कत वाली बात आ जाएगी। चलो अब देखते हैं जरा। इफ if all the people of the economy increase the proportion of income they save, that is the maps of the economy increases, MPS of the economy increases. ठीक है। अगर मान लो कि most of the people in the economy increase the proportion of income they save, the total value of saving in the economy, uh, the total value of the saving in the economy will not increase. It will either decline or remains unchanged. This result is known as paradox of thrift. Okay, which states that as people become more thrifty, they end up saving less or same as before. This result, though sounds apparently impossible, is actually simple application of the model we have learned. ठीक है। अब उनकी जॉब निकल जाएगी तो जो उनका पैसा सेफ पड़ा है और जो वो थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं वही बचेगा, तो बैक टू पवेलियन वही आ जाएंगे जितना वो सेव कर रहे थे। Let us continue with an example. Suppose that at the initial equilibrium y equal to 50, y equal to 250, मतलब AD equal to AS होता है और I equal to S होता है। ठीक है। ये दो इक्विलिब्रियम अप्रोच होते हैं। ठीक है। इस सिनारियो में क्या हो रहा है? 250। तो AD equal to AS भी 250 और Y equal to S equal to 250 है। There is an exogenous and autonomous shift in people's expenditure pattern. They suddenly become more thrifty. This may happen due to new information regarding an imminent war or some other impending disaster, which makes people more circumspect and conservative about their expenditure. मान लो कोविड आने वाला है, कोविड आने की वजह से लोग जो है खर्चा कम कर रहे हैं और बचा कर रख रहे हैं। Hence, MPS of the economy increases, or alternatively, the MPC decreases from 0.8 to 0.5. At the initial income level of AD1, Y1 equal to 250, this sudden decline in MPC will imply a decrease in aggregate consumption spending, and hence aggregate demand AD plus total autonomous expenditure plus MPC into Y by amount equal to 0.8 minus 0.5, 250 equal to 75. This can be regarded as autonomous reduction in the consumption expenditure to the extent that change in MPC is occurring from some exogenous cause and is not a consequence of changes in the various variables of the model.
but as aggregate demand decreases by 75, it falls short of an output Y1 250 and there emerges an excess supply equal to 75 of the economy. क्योंकि इकोनॉमी जो है वो 75 से कम डिमांड करेगा, जब कम डिमांड करेगा 75 से, तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या थी, जब 250 के इक्विवेलेंट 250 डिमांड आ रही, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, 75 से डिमांड जो है कम हो गई, तो सप्लाई 75 यूनिट से ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। स्टॉक्स आर पाइलिंग अप इन वेयरहाउस एंड प्रोड्यूसर्स डिसाइड टू कट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बाय 75 इन द नेक्स्ट राउंड टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम इन द मार्केट। देखो यहां तक उन्होंने ये समझाया है कि पहले एडी इक्वल टू एएस था और वो सिनेरियो था 250, ठीक है। तो इस टाइम पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। अब हुआ क्या, लोग जो है पहले जब उनकी इनकम में चेंज आ रहा था तो वो 0.8 से कंजम्पशन में चेंज कर रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने इनकम में मतलब एमपीसी में डिक्लाइन कर दिया, अब वो 0.5 कर रहे हैं, मतलब 0.3 का चेंज आ गया, ठीक है। अब 0.3 का चेंज आ गया, उसकी वजह से दिक्कत क्या होगी, 250 इंटू 0.3 करोगे कितना होगा, 75 ही होगा, ठीक है, 75 होगा। तो अब क्या होगा, वो एस्टिमेट कितना था 250 आएगा, अब 250 में से 75 नहीं आ रहा है, तो 250 में से 75 गया तो कितना बचा, 175, ठीक है। मतलब एग्रीगेट डिमांड इतना आ रहा है और एग्रीगेट सप्लाई जो है 250 है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में जब प्रोडक्शन होगा तो 75 से डिक्लाइन करेगा वो, ठीक है। क्यों डिक्लाइन करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए 175 इक्वल टू 175 रखना चाहेगा, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या लिखा है, और एक बार आप दोबारा स्क्रॉल कर दो कि एक वो वाइट ब्लैंक शीट वाला है। कौन सा ये, सर ये 0.2 कैसे आया? कहां पर 0.2 0.2 का है, 0.3, 0.30 पहले 0.8 था एमपीसी, अब वो 0.5 हो गया। मतलब अगर अब लोगों की इनकम में चेंज आ रहा है तो वो बस 0.5 से कंजम्पशन में चेंज ला रहे हैं, मतलब वो सेविंग पे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जो ओके सर। डिक्लिनेशन आया वो 0.3 का है ना, समझे समझे, नहीं आया तो पूछो पूछो, ये सर समझ आ गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये जो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है सर, जो ए बार होता है हाँ सर, हाँ, वो कंजम्पशन होता है सर, मतलब, या फिर वो क्या होता है सर, उसको सी लेते हैं हम? नहीं नहीं, ये जो ऑटोनॉमस ए बार है वो दो को मिलाकर है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार प्लस आई बार। हाँ सी बार प्लस आई बार, हाँ। एंड सर जो कंजम्पशन होगा वो होगा सर, वो भी तो यही होता है ना सर, कंजम्पशन भी तो? क्या कंजम्पशन, नहीं सर, जैसे कंजम्पशन फंक्शन में हम लिखते नहीं है सर, अच्छा स्मॉल। ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। ओके सर, ओके ठीक है। समझ गए, यस। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। But that would mean a reduction in the factors payment in the next round and hence the reduction in the income by 75, ठीक है, क्योंकि AD इक्वल टू AS मान रहे और हर चीज को इक्वल मान रहे। As income decreases, people reduce consumption proportionately, but this time according to the new value of MPC, which is 0.5. Consumption expenditure and hence aggregate demand decreases by 0.5 into 75, which creates again an excess supply in the market. अब पहले में क्या था, लोग जानबूझकर सेविंग कम कर रहे थे, और दूसरे में क्या है, और दूसरे में क्या है, लोगों की इनकम ही कम हो गई है। पहले में क्या था, लोग जो है वो अपने इनकम का कुछ प्रोपोर्शनेट जो है अब कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा प्रोपोर्शनेट सेव कर रहे थे। उसकी वजह से फर्म ने क्या रिएक्ट किया,
अब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कब आ रही थी, तो उस फर्म ने क्या किया, लोगों को अनहायर्ड करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को अनएम्प्लॉयड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे उतने अब प्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो गई, और अब लोग इनकम कम होने की वजह से कंजम्पशन कम कर रहे हैं. Therefore, producer reduce output further by 0.5 into 75. Income of the people decreases accordingly, and consumption, expenditure, and aggregate demand goes down 0.5 ka square. The process goes on, however, as can be inferred from the winding values of successive round effect. The process is over. ये क्या लिखा है? The process on conversion. Convergent होगा. What is the total decrease? नहीं. चलो छोड़ो. हाँ, कहाँ गया? What is the total decrease the value of output and aggregate demand and add up to a infinite series? 0.5 into 75, 0.5 ka square into 75, and the total reduction in the output turns out to be. But that सर ये सीरीज वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है कैसे कैलकुलेट करा हुआ है. अरे पहले सिनारियो में ये हो रहा था कि उनकी इनकम की वजह से ऐसा हो रहा था. सर प्रोसेस तो समझ में आ गया सर, ये जो नीचे सर ये कैलकुलेशन करी हुई है सर, ये 0.5 फिर उसका स्क्वायर फिर उसका क्यूब, सर ये समझ में नहीं आ रही. मतलब जितने राउंड से होता गया है ना, उतना वो करते जा रहे हैं. सर हमें आ सकता है इसे निकालने के लिए? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं आएगा ऐसे निकालने को. बस वो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को बेस्ट किसने डिफाइन कर रखा है, तुम्हें स्टेटमेंट्स दे देंगे और तुम्हें फिर टिक करना होगा. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. बस ये ग्राफ देख लेना, ठीक है? एसएस ले लेना बस. ग्राफ वैसे पिछले साल किसी में भी कोई भी क्वेश्चन ग्राफ वाला नहीं था. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. सम मोर कॉन्सेप्ट. द इक्विलिब्रियम आउटपुट इन द इकोनॉमी आल्सो डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Given the quantity of other factors of production, think of a production function at aggregate level. This means that level of output determined by equality of Y with AD does not necessarily mean that the level of output at which everyone is employed. ठीक है? Y equal to AD है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो है वो employed है. Full employment level of income is that level of income where all factors of production are fully employed in the production process. तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने भी लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को रेडी है, उन सबको काम मिल गया है, ठीक है, और वो फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. Recall that equilibrium attained at the point of equality of Y and AD by itself does not signify full employment of resource. Equilibrium only means that if left to itself, level of income in the economy will not change even when there is unemployment. ठीक है? तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि if left to itself, the level of income in the economy will not change even there is unemployment. मतलब जो इकोनॉमी की इनकम है, जो टोटल इनकम है, वो उतनी रहेगी चाहे इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ना हो. ठीक है? तो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट मे बी मोर और लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. इफ इट इज लेस then the full employment of output, it is due to a fact that demand is not enough to employ all factors of production. ठीक है? So the equilibrium level of output may be
or maybe more or less, ठीक है, than the full employment level of output. It is less than the full employment of output. It is due to the fact that कि उस इकोनॉमी में डिमांड उतनी नहीं आ रही, मतलब उस इकोनॉमी में उतने क्या कहेंगे इसे, if it is due to the fact that demand is not enough to employ all factors of product, मतलब कि मान लो डिमांड है 250 की, ठीक है, उतना प्रोडक्शन हो पा रहा है, लेकिन जो इकोनॉमी है वो 300 भी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जब 200 की डिमांड आ रही है तो 200 को ही करेगी एम्प्लॉय, ठीक है, तो वो इस वाले वाला सिचुएशन हो जाएगा. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, जब इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन उतनी डिमांड नहीं आ रही. It leads to decline in the price in the long run. On the other hand, if the equilibrium level of output is more than the full employment level, it is due to the fact that demand is more than the level of output produced at full employment level. This situation is called excess demand. It leads to rise in the price in the long run. ठीक है, तो डेफिसिट डिमांड में क्या होता है, प्राइस फॉल हो रहा होता है इन अ लॉन्ग रन, और एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा होता है, प्राइस राइज हो रहा होता है इन अ लॉन्ग रन. Okay, so when at a particular price level, aggregate demand for final goods equal to aggregate supply of final goods, the final goods or product market reaches its equilibrium. जब aggregate demand equal to aggregate supply होता है और aggregate supply equal to income रहता है, तो aggregate demand for final goods consist of ex ante consumption. Ex ante मतलब होता है plant, ex ante मतलब होता है plant, और ex ante investment, government spending, etc. The rate increases in ex ante consumption due to unit increment in income is called marginal propensity to consume. For simplicity, we assume a constant final goods price and a constant rate of interest over a short run to determine the level of aggregate demand for final goods in the economy. We also assume that okay, we also assume that the aggregate supply is also perfectly elastic at the price, क्योंकि अगर प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई में भी चेंज आ रहा होता है, ठीक है. अंडर सच सर्कमस्टांसेस एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमाइंड solely by the level of aggregate demand. This is known as effective demand. Effective demand का मतलब क्या होता है, वो सिचुएशन जिसमें AD equal to ASE वो रखना चाहता है. An increase decrease in autonomous spending causes aggregate output final goods to increase or decrease by larger amount through a multiplier process. एक बार ये देख लो कि ये सारे टर्म्स क्लियर है. सर पैरामेट्रिक शिफ्ट क्या होता है? कैसे चीजों में चेंजेस आ रहे हैं. बाकी 1 मिनट मैं एक प्रॉपर दिखा देता हूं. सर आपने पैरामेडिक लिख दिया है. स्पेलिंग मेट्रिक है सर. मतलब वही जो ग्राफ में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है. सर मतलब जो अगर उसमें लिखा हुआ है सर, इट रेफर्स टू द चेंजेस ड्यू टू द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व. सर अगर एमपीसी जो कि स्लोप होता है कंजम्पशन कर्व का, हाँ. उसमें चेंज आ रहा है तो वो पैरामेट्रिक शिफ्ट है, और हाँ. अगर इंटरसेप्ट्स में चेंज आ रहा है तो वो पैरेलल शिफ्ट है. हाँ. ठीक है.
ओके, अब देख लो कि इस चैप्टर में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर वो प्रोसेस तो पूरा समझ में आ गया, बस वही वो कैलकुलेशंस नहीं समझ में आ रही, वो कैसे करें। कैलकुलेशन इससे उतना ज्यादा नहीं पूछा है, बाकी एक बार देख लेते हैं पिछले ईयर के क्वेश्चंस। सर पिछले वाले में तो पूछा ही नहीं है, उसमें तो डायग्राम्स भी नहीं है, कैलकुलेशंस भी नहीं है, कुछ नहीं पूछा। बस वो एक्सांटे और एक्सपोस्ट वाला पूछा था, ये हो गया जैसे ये क्वेश्चन। हाँ ये सर ये तो बेसिक है ना सर, वो उतने लेवल का तो पूछा ही नहीं है। हाँ, सर अभी करवा रहे हो क्वेश्चन आप? अरे अभी करने हैं, मतलब ये तो आते ही होंगे सबको, कल ही तो किए थे। सर कल, कल तो ये तो कर लिए, इसके बाद वाले जो बच्चे थे ना 25 नहीं को नहीं, वो से। तो रात को ही होगा, फिर रात वाले बच्चों को दिक्कत हो जाएगी ना। सर रात, सर 3 3 क्लासेस। अभी तो थोड़ा करना ही होगा। या सर आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक टेस्ट बना के तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे, और अगले दिन अगर हाँ उसमें डाउट होगी तो हम आपको इन दोनों क्लासेस में पूछ सकते हैं। ये सर, सर आप ये वाला ऐसे कर लो सर, मतलब जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे वो, सर क्योंकि ये वाले तो हो फिर जाएंगे आपका सर। भी टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, मतलब इस हफ्ते ना ये मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद नेक्स्ट वीक से ये वाला एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अब तो चैप्टर इको में कितने बाकी है देखो, वो ओपन मार्केट वाला तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो जिसे देखना होगा वो देख लेगा। फिर सर वो आ थोड़ी रहा है। कौन सा? सर ओपन मार्केट वाला कौन सा चैप्टर कह रहे हो? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा बीओपी वाला, ओके सर। हाँ, ठीक है, तो अब जो बचे हैं चैप्टर, गवर्नमेंट बजट आज हो जाएगा, आज और कल वाली क्लास में हो जाएगा, नेशनल इनकम भी कंप्लीट ही होने वाला है कल वाली क्लास में, तो मैक्रो तो डन ही हो जाएगा। फिर बचेगा माइक्रो का चैप्टर, तो माइक्रो का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाकी है, सर फॉरेन एक्सचेंज, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही है। अच्छा वो वाली यूनिट में ही हो हाँ, गया। वो पूरा हो गया है उसमें, ठीक है, तो बाकी उसके बाद में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उस पे सर तो ये तो मतलब मैं चाह रहा बहुत। हूँ कि इस हफ्ते ना मैं पूरा सिलेबस जो है वो अपलोड कर दूं, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट टाइम जो है वो गूगल फॉर्म या इन सब का मैं तुम्हें भेज दूंगा, और फिर तुम वो वर्कशीट करते रहो। और सर वो इंडियन इको। हाँ, इंडियन इको का तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, उसके लिए मैं ऐसे क्लास नहीं रखूंगा, सीधा यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है सर, ओके। ठीक है? चलो अभी 42 पे मिलते हैं, ठीक है? इसी इसी पे रहेगा, ठीक है? 42 पे मिलते हैं, मैं लिंक सेंड कर दूंगा, गवर्नमेंट बजट। ओके सर, वो एक बार समझा दीजिए सर, एक बार वो वाला पार्ट। कौन सा? सर एक बार एनसीईआरटी अगर आप दोबारा